फिल्म पुरस्कार प्राप्त, फिल्म पर बहुत संजीदगी के साथ लेखन करने वाले यतीन्द्र मिश्र, तालियों के साथ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियां। और आपके सामने आने वाले हैं वो आवाज जिसका दीवाना पूरा शहर है, यूनुस खान। विविध भारती पर ये आवाज आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं। यूनुस भाई का स्वागत जोरदार तालियों के साथ मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों ने ये कौन सा म्यूजिक लगाया अपने लिए कि जब यतीन्द्र आए तो हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां, और जब यूनुस भाई आए जिनकी आवाज, तो ये फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये कैसा हुआ? मतलब पहले निशानियां फिर प्यार, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर कुछ चर्चा करें कि पहले प्यार बाद में होता है, निशानियां पहले आ जाती। जब ग्रीन रूम में हम लोग बैठे थे तो ये तय हुआ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है से शुरू करें। यूनिवर्सिटी का मामला है तो जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने हमारा टिकट किया है, रुकाया है, अपना नमक खिला रहे हैं, उनकी बात भी सुननी पड़ती है। तो प्रशांत कश्यप जी ने कहा नहीं, रोमांस का बादशाह, प्यार हुआ इकरार हुआ, यही बजेगा। तो जब प्यार हुआ इकरार हुआ बजना था तो हमने कहा भैया राज कपूर के संदर्भ में ये बात उभरती है कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगे निशानियां। तो ये राज कपूर को अकीदत थी, जितना प्रशांत कश्यप ने कहा उतना किया। खतरा ये होता है बोलने वाले को कि अगर वो ऑर्गेनाइजर के हिसाब से न चले तो उसको ये डर लगा होता है कि अगला प्रोग्राम ना मिला तो। आप सभी को नमस्कार। और राज कपूर रोमांस का राजा, ये आज के इस कार्यक्रम का, इस सेशन का विषय है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर रोमांस के गुलाबी फूल खिलाने वाले डायरेक्टर का नाम है राज कपूर। और राज कपूर का जो सक्रिय दौर है वो भले बीत चुका हो, भले राज कपूर इस दुनिया से विदा हो चुके हों, भले राज कपूर के सिनेमा का एक दौर खत्म हो चुका हो, लेकिन आप हमारी यानी मेरी और यतीन्द्र जी की इस बातचीत के जरिए ये समझेंगे कि हिंदी सिनेमा में राज कपूर जिस रोमांस की बुनावट लेकर आए, जिस रोमांस का रेशमी टच लेकर आए, वो आज भी सिनेमा में मौजूद है और बहुत खूबसूरती से मौजूद है। मैं यतीन्द्र जी कहानी वहां से शुरू करता हूं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि पृथ्वीराज कपूर भारत में रंगमंच की दुनिया में सक्रिय सबसे बड़े और शुरुआती फिल्मी सितारे थे। जगह जगह नाटक करते थे और बड़े बड़े सेठ उस जमाने में अपने अपने शहरों में पृथ्वीराज कपूर की टोली, जो पृथ्वी थिएटर्स के नाम से मशहूर थी, उसको बुलाया जाता था। सबसे बड़ा नाटक था पठान, जिसका मंचन किया जाता था। एक समय ऐसा था जब पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर्स में नौकरी करने के लिए कलकत्ता चले गए। राज कपूर का स्कूल का दौर कलकत्ता में बीता, वहां उन्हें ट्राम से पढ़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन ये कहा गया कि घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम मत जाओ। राज कपूर इसलिए रुक गए कि मेहमान आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाना पकेगा और बहुत बढ़िया व्यंजन मिलेंगे। राज कपूर बहुत बड़े फूडी थे, तो वो इस चक्कर में रुक गए। और एक मेहमान, सफेद साड़ी में खूबसूरत सी महिला, दोपहर का खाना खाने के लिए आई। राज कपूर उन्हें देखते रह गए, टीनेज राज कपूर, और उनके दिमाग पर उस महिला ने जैसे घर कर लिया। वो बाहर बगीचे में गए, रजनीगंधा का एक फूल तोड़ा और उस महिला को अपनी तरफ से भेंट कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन राज कपूर की हर फिल्म की हीरोइन सफेद कपड़े में
नजर आती है और बालों में कभी फूल लगाए हुए भी नजर आती है। ये जो इमेज थी उस दिन की, वो इमेज राज कपूर के दिमाग में इतनी गहरी चस्पा हो गई थी। और यहां ये घटना इसलिए शुरू कर रहा हूं यतीन्द्र जी कि रोमांस राज कपूर में टीन एज से ही शुरू हो गया था। वो महिला थी बड़े दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी की पत्नी। हम लोग उनकी जवानी और उनके रोमानियत, रोमांस, उनके मोहभंग, उनके प्यार, उनके तमाम तकरार की बात करें, उसके पहले आपके बीच में है श्री पंकज कुमार जी अपनी टीम के साथ लखनऊ से। और मैं चाहूंगा कि राज कपूर के फ्लेवर को दिखाता हुआ एक मेडले गा दें, फिर हम लोग अपनी बतकही को आगे बढ़ाएं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। And one of the most iconic songs we all know. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मुझे लगता है सबकी तालियां होनी चाहिए, इतना प्यारा गाना है। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा, साथ जो छूटा, चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। बहुत धन्यवाद पंकज जी। क्या बात है। आप सभी को ये पता होगा कि राज कपूर जी की
जन्म शताब्दी का वर्ष 14 दिसंबर 2024 को शुरू हो रहा है। 1947 में अनिल विश्वास जी अपनी एक फिल्म गजरे का एक गाना रिकॉर्ड करा रहे थे और बिल्कुल नई नई आमद थी लता मंगेशकर की। गाने के बोल थे, कब आओगे बालमा, बरस बरस बदली भी बिखर गई। लता जी ने वो गाना रिकॉर्ड किया। अनिल विश्वास बहुत परेशान कि इसका एक वर्जन और रिकॉर्ड करते हैं और मैं चाहता हूं कि राज कपूर तुम्हें सुन ले। तो उन्होंने कहा, ये राज कपूर कौन है? तो बोले, एक नया लड़का है, पृथ्वीराज कपूर का बेटा है और अपनी एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म बरसात बनाने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें बरसात में मेन लीड प्लेबैक सिंगर की तरह काम दे, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो ये गाना नहीं सुन लेता आगे। दिन भर इंतजार हुआ स्टूडियो में। संदेशा जब पहुंच गया राज कपूर साहब के पास कि वो यंग थे, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे। उसके पहले केदार शर्मा के असिस्टेंट थे और नील कमल और तमाम फिल्मों में अभिनय किया था। तो अनिल विश्वास दिग्गज संगीत महारथी आरसी बोराल और तिमिरबरन के बाद एक बड़ा नाम उनका, लेकिन वो पहुंचे नहीं। कोई बात नहीं, अनिल विश्वास ने कहा, लता तुम जाओ, ये खबर राज कपूर तक पहुंच जाएगी। दूसरे दिन एक बहुत खूबसूरत सा लड़का, दुबला पतला लड़का, बहुत स्टाइलिश ढंग से कपड़े में, सफेद पैंट शर्ट में, ब्लैक बूट में और कोलोन लगाए नाना चौक पहुंचा। और लता मंगेशकर अंदर आराम कर रही थी, रिकॉर्डिंग में देर से जाना था। आशा जी गेट पे थी और उसने कहा कि मैं आरके बैनर से आया हूं और राज साहब लता जी से मिलना चाहते हैं। तो दोनों बहनें ने उनको देखा, हंसी, फिर बोली मैं चलिए आप आ जाऊंगी। फिर जब वो लौट के गई तो लता जी ने कहा कि ये जो इनका नौकर आया था, जब नौकर इतना खूबसूरत है तो मालिक कितना हसीन होगा। और ये सोच के वो आरके स्टूडियो पहुंची। जब वहां पहुंची तो शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन सब बैठे थे और लता जी को राज कपूर ने सबसे इंट्रोड्यूस कराया और ये बताया कि अनिल विश्वास साहब ने आपके लिए कहा था और मुझे वो गाना सुना दिया है और इनसे मिलियो, ये है जयकिशन। जयकिशन वही था जिसको उन्होंने नौकर समझ लिया था। तो वो बहुत झेपी और उस दिन की आमद ये हुई कि बरसात के गाने उनको मिले और 49 में वो फिल्म रिलीज हुई। 48 के किसी दिन वो जिया बेकरार है, छाई बहार है रिकॉर्ड कर रही थी। मैं चाहूंगा कि बरसात की बात से वो जो मशहूर किस्सा है राज कपूर बैनर बनने का, रोमांस का, यूनुस भाई कुछ कहें। दो तीन बातें दिलचस्प तरीके से। एक तो ये कि केदार शर्मा का जिक्र हुआ यतीन्द्र भाई, तो मुझे वो घटना याद आती है कि हाई स्कूल में राज कपूर 2 बार फेल हो गए। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि तय कर लो आगे क्या करना है। राज कपूर ने कहा फिल्मों में काम करना है। तो पृथ्वी जी ने कहा ठीक है, एक बार पक्का इरादा कर लो। कर लिया। रंजीत मूवी टोन एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो था, वहां राज कपूर को पृथ्वीराज कपूर के कहने पर नौकरी दिलाई गई। 2 शर्तें रखी गई। एक शर्त यह थी कि राज कपूर सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहनेंगे और दूसरी शर्त यह थी कि उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो यूनिट के हर एक सामान्य लड़के के साथ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि सफेद पैंट और सफेद शर्ट का चक्कर क्या था। तो पृथ्वी जी ने यह सोचा था कि जब दिन भर धूल धूप और धुएं में काम करके सफेद कपड़ों को मुचड़ा और धूल से सना हुआ शाम को राज कपूर लौटेंगे तो उन्हें जिंदगी का असली स्वाद पता चलेगा कि रुपहले पर्दे पर खूबसूरत फिल्में बनाने वालों की जिंदगी, उसका संघर्ष क्या होता है। ये राज कपूर 4th असिस्टेंट थे वो रंजीत मूवी टोन में। यहां जब केदार शर्मा डायरेक्टर थे, नौकरी करते थे, फिल्म बन रही थी और उस फिल्म में क्लैप देने का काम राज कपूर को सौंपा गया। कजरी आंखों वाला ये नौजवान, उसकी आंखों में डायरेक्टर और एक्टर बनने का ख्वाब था। लेकिन जब सेट लग जाता है उसके बाद डायरेक्टर कैमरा और साउंड चालू करने के लिए शाउट करे, उससे पहले क्लैप दिया जाता है। राज कपूर क्लैप बॉय थे। एक दिन अच्छा, राज कपूर ने क्या किया था कि उस यूनिट के एक कैमरामैन को पटा लिया था कि क्लैप देने के पहले मैं बाल जरा तो मेरे कुछ फोटो खींच लेना, जिनको मैं बड़ा करके अपने कमरे में लगाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि आई एम द हीरो मटेरियल। एक दिन शॉट ये लगा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो दाढ़ी वाला एक एक्टर था। राज कपूर ने क्लैप किया, बूढ़े एक्टर की दाढ़ी में क्लैप फंस गया।
सब लोग हंसने लगे। राज कपूर बहुत एम्बेरेस हो गए। केदार शर्मा आए और एक जोर का खींच के तमाचा मारा राज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर के बेटे, इतनी बड़ी हस्ती के बेटे, इतनी बड़ी गलती और एक जोरदार तमाचा। रुआंसे हो गए राज कपूर और उन्होंने तय किया कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे। और बाकी बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि गलती हुई है। केदार शर्मा को इस बात का इतना अफसोस हुआ, पर डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्होंने ये तमाचा मारा था। आगे चलकर राज कपूर ने आगे चलकर केदार शर्मा ने राज कपूर को मधुबाला के साथ नीलकमल नाम की फिल्म में बतौर हीरो साइन किया और सिनेमा के पर्दे पर राज कपूर को बतौर हीरो उतारा। बरसात की बात कर लें तो राज आर के प्रोडक्शंस का जो एम्ब्लेम है वो कितनों को याद है। एक हीरो है और उसकी बाहों में एक हीरोइन झूल रही है और हीरो ने वायलिन थाम रखा है। ये जो दृश्य है, ये बरसात के ड्रीम सीक्वेंस का एक दृश्य होता है। शंकर जयकिशन की टोली में एक वायलिन वादक हुआ करते थे, उनका नाम था डेविड। हिंदी सिनेमा में पारसी और गोआइन म्यूजिशियंस का बड़ा जलवा रहा है। डेविड जिस तरह से वायलिन बजाया करता था, वो जो पीस है आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, आप कभी यूट्यूब पर वो फिल्म देखें, वो पीस वायलिन पर है पूरा। और वो दृश्य ऐसा है कि उसमें कुछ संवाद होते हैं और उसके बाद नरगिस राज कपूर की बाह में झूल जाती हैं और वो आर के प्रोडक्शंस का एम्ब्लेम बना है, आर के प्रोडक्शंस का लोगो बना है। अब जरा सोचिए कि जिस फिल्म के बैनर में इतना रोमांस छिपा हुआ है, जाहिर है कि वहां से निकल कर आने वाली कहानियां जो हैं वो उस तरह की कहानियां होंगी जिनमें जिंदगी के अलग अलग हालात के थपड़े खाए हुए लोग अपने या तो अपने छिपे हुए प्यार का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मेरा नाम जोकर में एक बच्चा है जिसको एक टीचर से इश्क हो गया है, या यूं भी हुआ है कि एक प्रेम त्रिकोण हो गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक निर्देशक कैसे बनता है, रोमांस का राजा कैसे बना, इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कौन से अणु परमाणु थे जिन्होंने राज कपूर जैसे तत्व को बनाया था। बरसात के एक दो गाने सुनते हैं। फिल्म ट्रेड मैगजीन्स ने उस समय लिखा कि आग से राज कपूर ने अपने खानदानी पैसे में अपने जो भी पिता से मिली विरासत है उसमें आग लगा दिया है और अब बरसात में ये सब डूब जाएगा। लेकिन बरसात डूबी नहीं, सुपरहिट हुई। और एक गाना ऐसा हुआ जिसने भारी आवाज को पार्श्व में ला दिया। जोराबाई अंबाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, सुरैया, नूरजहां, कानन देवी, राजकुमारी, ये सब पार्श्व में चली गई। वो जो हैवी नॉक्टर्नल वॉइस का जो पंजाब स्कूल ऑफ थॉट था, जिसमें मास्टर गुलाम हैदर, सज्जाद हुसैन जैसे बड़े दिग्गज काम करते थे, झंडे खां काम करते थे, वो पीछे हुआ और आवाज उभरी। सुनिए। हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी घर पे धूम चलाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो मोर लाल दुपट्टा मलमल का, इधर उधर लहराए मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो मोर लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी जिया बेकरार है, आए बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, आए बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। बहुत धन्यवाद। राज कपूर रोमांस के शहंशाह बाद में बनते हैं। शुरुआत इस तरह से होती है, जैसा यूनुस भाई ने कहा कि टीन एज में बलराज साहनी की पत्नी को देखकर पागल होते हैं। 16 साल के होते हैं तो उनके फादर उनको एक
न्यूड पेंटिंग गिफ्ट करते हैं और ला के कहते हैं कि बेटा अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए जीवित नहीं ला सका। राज कपूर जब अपने स्कूल डेज में होते हैं तो अपनी एक टीचर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, इन्फैक्चुएशन हो जाता है। और राज कपूर जिस एक अभिनेत्री से दिल लगता है, 16 फिल्मों के बाद वो टूटता है। राज कपूर और नरगिस ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ आरके प्रोडक्शंस की खुद की फिल्में थीं। और ये इश्क जब परवान चढ़ा तो न केवल हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल गया, बल्कि राज कपूर के सोचने का तरीका, फिल्मों के लिए कहानियां खोजने का तरीका, हीरोइन के लिए कैरेक्टर लिखे जाने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल गया। यहां एक चीज की डोर पकड़कर हम आगे चलते हैं और वो है फिल्म बरसात। 1949 में आरके प्रोडक्शंस की फिल्म बरसात हिंदी सिनेमा के इतिहास की इस मायने में सबसे बुलंद फिल्म है कि जिसने एक ऐसी टोली दी जिसने हिंदी सिनेमा में रोमांस के फूल खिलाए। इस टोली में शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो पृथ्वी थिएटर्स में हारमोनियम और तबला बजाया करते थे। राज कपूर ने उन्हें चुना था। बरसात का जो गाना है, टाइटल सॉन्ग है वो, बरसात में हमसे मिले तुम, वो शैलेंद्र ने लिखा। और जिया बेकरार है वो हसरत जयपुरी ने लिखा। शैलेंद्र रेलवे में काम किया करते थे, हसरत जयपुरी मुंबई की बसों में कंडक्टर हुआ करते थे। इन दोनों को राज कपूर ने चुना कि मेरे लिए प्यार के नगमे लिखने का काम तुम्हारा होगा। शैलेंद्र ने एजेंडा बेस्ड नगमे लिखे, वो नगमे जिनमें जिंदगी का फलसफा था। होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, ये शैलेंद्र की पंक्तियां। या तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सारे गाने शैलेंद्र ने लिखे। बुलाए महल पर आए, हाँ, अपना घर तो अपना घर है, अब लौट चलें, ये शैलेंद्र। शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मन्ना डे, मुकेश और ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनको नहीं जा रहा भूलना था चाहिए कि था। एक आदमी ख्वाजा अहमद अब्बास, और ख्वाजा अहमद दास के साथ आप ये सबसे बड़ी डायकोटॉमी देखें। राज कपूर के लिए वो अति रंजना से भरी हुई शानदार रोमांटिक फिल्में लिखते हैं। बिल्कुल, सारी फिल्में करीब 70% फिल्में ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई है। जब खुद ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी फिल्में बनाते हैं तो वो ऑफबीट सिनेमा है, वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है। वो बनाते हैं हम साथ हिंदुस्तानी, वो बनाते हैं दो बूंद पानी, वो पृथ्वीराज कपूर को, हाँ, बम्बई रात की बाहों में पृथ्वीराज कपूर को लेकर वो बनाते हैं शीश महल। ऐसी फिल्में बनाते हैं जो बॉक्स ऑफिस पे पानी नहीं मांगती, लेकिन वही जब राज कपूर के लिए फिल्में लिखते हैं तो उसे अमर करते हैं। जिस महिला के लिए, जिस अभिनेत्री के लिए, जिस अदाकारा के लिए हमने बात की, नरगिस जी के लिए, एक अकेला गाना राज कपूर के बैनर की फिल्म नहीं है, उनकी अभिनीत फिल्म है। वो एक तरह से उनके प्रेम और बिछोह का सबसे मार्मिक गीत है। मेरे फेवरेट उससे और अलग गीत है, लेकिन ये तो ऐतिहासिक गीत है। राग भूपाली और शुद्ध कल्याण के जोड़ से बना हुआ, जिस गीत को सुनने के लिए हार्ट अटैक पड़ने के बाद लॉस एंजल्स से महबूब खां लता जी को फोन करते थे। एक हफ्ते तक वो लगातार फोन पे उनको सुनाती थी और फिर इस तरह से गाना मुकम्मल हुआ। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय सिनेमा के अगर 25 गाने भी चुने जाएंगे, ये गाना उसमें जरूर से शामिल होगा। रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तुझे, रसिक बलमा दिल क्यों लगाया जब याद आए तुम्हारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आए तुम्हारी सूरत वो प्यारी प्यारी, मेरा लगा के यारी
रसिक बलमा का नोट भूपाली है, जब आज आए तिहारी शुद्ध कल्याण में विसर्जित होता है, और जब इंटरल्यूड और प्रील्यूड चलते हैं तो दोनों राग का मिश्रण बन जाता है। ये खतरनाक बात यह है कि अकेला गाना है जिसको राज कपूर पसंद करते थे कि वो भैरवी में नहीं है। कोई गाना शंकर जयकिशन बनाते थे तो जब वो बस यही पूछते थे लता जी से, मुकेश से, रफी साहब से, पोपटिया गाना गा के आ रही हो क्या? पोपटिया गाना का मतलब यह है कि ऐसे ही चल जाएगा, हिट विट हो जाएगा, बट इट इज नॉट कंपोज इन राग भैरवी। राग भैरवी इतना गवाया जाता था, हर गाने की ट्यून बदल दी जाती थी, और जब वो बदली जाती थी तो लता जी और रफी साहब और मन्ना डे और मुकेश ये बहुत दुखी होते थे। लता जी ने मुझे खुद कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में होती थी 2 कारणों से। एक, बहुत हाई पिच पे गाने गवाना, ऊंचे स्वर मान पे पूरा गाना सेट करते थे, और दूसरा, जब वो 100 पीस ऑर्केस्ट्रेशन के साथ वो हाई पिच सॉन्ग होता था तो वोकल कॉर्ड्स पे दिक्कत आती थी। तो एक वो समस्या कि एक बार अगर आपने गाना रिकॉर्ड कर दिया तो 2-3 दिन तक गले में खराश रह जाती थी कि आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल होती थी। दूसरी बात कि जैसे घर से निकलती थी और होता था कि राज कपूर के लिए गाना है तो इन लोगों का उत्साह समाप्त हो जाता था कि फिर भैरवी गानी पड़ेगी। तो भैरवी के पीछे राज कपूर पागल थे। पूरी लिस्ट भैरवी की राज कपूर की है। विश्व भैरवी है, भैरवी नहीं है तो अहीर भैरव है, तो भैरव है, भैरवी का अंग जरूर उसमें होगा। और राधु कर्माकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जब भैरवी का ही गाना, चूंकि भैरव की हम बात कर रहे हैं, जागते रहो जो उनके साथ की आखिरी फिल्म है, कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जागो मोहन प्यारे का, तो जब कैमरे ने वो कुछ पकड़ लिया उनके जो फिल्म डायरेक्टर ने नहीं पकड़ा, राधु कर्माकर पहले व्यक्ति थे जो कैमरामैन थे जिन्होंने ये पकड़ लिया कि राज कपूर और नरगिस के संबंधों का अब समापन आ गया है, क्योंकि फिल्म के सीन में ये कहीं नहीं था कि अभिनेत्री रोते हुए पानी पिलाएगी। वो उत्साह से एक प्यासे को पानी पिलाती है, लेकिन जब उनके ऊपर ब्लो अप करते हैं फेस पे और कैमरा जाता है तो नरगिस की आंखें डबडबाई हुई थी। उस दिन राधु कर्माकर बहुत दुखी हुए। उनको लगा कि ये सीन की डिमांड नहीं थी, नरगिस ने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया है। मुझे लगता है कि अब ये दोनों अलग होने वाले हैं, और वही हुआ। वो दोनों अलग हुए। उस फिल्म के बाद कभी साथ काम नहीं किया, और फिर वो सुनील दत्त के साथ उन्होंने विवाह किया। ये सारी बात राधु कर्माकर की अपनी ऑटोबायोग्राफी में है। मैं चाहूंगा कुछ इसमें आप जोड़ें। नरगिस राज कपूर के लिए उनके सिनेमा का एक सबसे जरूरी हिस्सा थी। उनके बिना राज कपूर अपने सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर फिल्म के लिए हीरोइन का रोल लिखा जा रहा है तो वो उसके संवाद, उसके फैसले, उस किरदार का चलन, वो सब नरगिस के हिसाब से होता था। और जब नरगिस से राज कपूर का ताल्लुक टूट गया तो राज कपूर डिप्रेशन में चले गए, अपनी कॉटेज में रहते थे और पीते रहते थे। बाद के दिनों की एक दिलचस्प बात इस गहरे संबंध और किसी भी मानवीय संबंध उसके टूटने और उसके टूटने के बाद के जख्म और उनकी चुभन पर इशारा करता है। एक फिल्म में गीतकार ने एक गाना लिखा, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। यह तय हुआ कि यह गाना राज कपूर पर फिल्माया जाएगा। सेट पर राज कपूर पहुंचे, गाने के बोल उनको बताए गए, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। राज कपूर ने कहा, दिस इज नॉट डन, ये गाना मैं अपने ऊपर फिल्माने नहीं दूंगा। लोगों ने लाख पूछा कि ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप, हीरो का गाना है, इसको हम किस पर फिल्माएं। राज कपूर ने इस गाने को अपने ऊपर फिल्माने नहीं दिया। वो ये कतई नहीं चाहते थे कि राज कपूर की तरफ से नरगिस पर कोई तंज आए या राज कपूर की वजह से नरगिस पर कोई सवाल उठाया जाए। और ये गाना बाद में जिस एक्टर पर फिल्माया गया उसका नाम था मारुति राव। और यही बात राज कपूर मेरा नाम जोकर में आकर के तोड़ देते हैं। जब कहता है जोकर सारा जमाना गाना है, उसमें बायोस्कोप दिखाया जाता है, नरगिस का सीन दिखाया जाता है, और राज कपूर गा रहे हैं किसी मस्खरे से दिल ना लगाना, क्योंकि वो हमेशा उसको मस्खरा कहती थी। स्टैंजा में आता है, अभी आप आगे गाएंगे। और एक और बहुत मजेदार बात है जो चलन में है कि राज कपूर के कहने पे नरगिस हाई हील नहीं पहनती थी, फ्लैट चप्पल पहनती थी, और उनकी एक चप्पल हमेशा आरके बैनर्स की कुटीर में पड़ी रहती थी। जब उनके संबंध समाप्त होने लगे, एक दूसरे से कुछ कहा नहीं गया, बोला ही जैसा रहा, लेकिन एक दिन
लास्ट के डेज में नरगिस हाई हील पहन के आई तो उस दिन राज कपूर घबराए, उनको लगता है अब ये मेरी जिंदगी से जा रही है क्योंकि इसने मेरी बात की अवहेलना कर दी। ऐसे बारीक इशारों वाली ये मोहब्बत है, और ये एक ऐसी मोहब्बत जिसकी तुलना मैं दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के प्यार से करता हूं। आप में से कम लोगों को यह पता होगा कि हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल इंटेंस रोमांस दिलीप कुमार उस वक्त के सबसे बड़े अभिनेता और कामिनी कौशल उस वक्त की सबसे ज्यादा पढ़ी और सबसे ज्यादा दिलेर अभिनेत्री, और प्यार पर किसी का बस नहीं होता है। कामिनी कौशल शादीशुदा थी शायद, और दिलीप कुमार और कामिनी कौशल चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते थे, साथ में बहुत सारी फिल्में कर रहे थे। जब भाई को यह पता चला तो जो फौज में काम करने वाला भाई था उसने दोनों की कनपटी पे बंदूक तान दी कि आज के बाद अगर तुम लोग मिलोगे तो तुम्हारी जान ले लूंगा। कामिनी कौशल की कहानी बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आप ये सोचिए कि इस तरह का कोई आयोजन भी फिल्म इंडस्ट्री का होता था तो कामिनी कौशल इस तरफ के सोफे पर बैठी होती थी और दिलीप साहब इस तरफ के सोफे पर बैठे होते थे। और मैं बहुत बरस बाद जब कामिनी जी 80-82 साल की रही होंगी, उनके घर गया, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने यूसुफ के किस्से बड़े प्यार से सुनाए थे। और ये बात साबित करती है कि रिश्ते छूट भले जाते हैं पर टूटते नहीं हैं। नहीं बैठ रहा। हम लोग बीच बीच में ये भी चला रहे हैं ना कि उस बात के साथ रेलिवेंट कौन सा सॉन्ग है। आप 4 ही लाइन गा दो क्योंकि अभी उसकी बात हुई है। ये गाना एक मस्खरे का गाना, व्यंग करता हुआ, तंज करता हुआ अपनी प्रेमिका पे, पूर्व प्रेयसी पे, आप जा करके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मेरा नाम जोकर देखें। इस गाने को फिर से देखिएगा यूट्यूब पर। और इस गाने में एक लाइन आती है जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो हर आदमी की जिंदगी पे फिट बैठती है। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उठाओ फिर देखो यारों, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, है फसाना। ये आधी हकीकत और आधा फसाना सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं है, ये हमारे आपके जीवन में भी लागू होता है। और मुझे लगता है कि हम लोग बात जरूर कह रहे हैं सिनेमा की। हम लोग को बहुत बुजुर्ग ना मानिएगा, वो लोग सब गुजर गए, उसके बाद हम लोग ने जन्म लिया है। लेकिन पूरी तरह से, उतनी शिद्दत से क्या हम उस बात को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जितनी बातें छन के आती हैं, जितनी बातें लिखी गई हैं, जितनी बातें फिजाओं में तैरती हैं, उसका 10% भी समाज जानता नहीं है। परसेप्शन बनाता है फिल्मों के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, उनकी लाइफ के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से। लेकिन हम ये कह पाए कि किस शिद्दत से किसने कितना प्रेम किया, किसने किसको धोखा दिया, कौन किसके जीवन से चला गया, ये मुझे लगता है कि आधी हकीकत और आधे फसाने के रोशनी और अंधेरे में डूबा रहता है। बहुत सही बात यतीन्द्र जी। राज कपूर की फिल्मों के कथानकों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक सीधा साधा लड़का जिसके पास डिग्री तो है पर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, धक्के खाता है और जिंदगी की राहों पर बेईमानी के रास्ते पर उतर जाता है। उसके सामने 2 लड़कियां हैं, एक विद्या है और दूसरी माया है। आप देखिए कि हर इंसान विद्या और माया के बीच फंसा हुआ है। हर इंसान विद्या और माया के बीच फंसा हुआ राजू है, जिसे चुनाव करना है कि वो विद्या की तरफ जाता है या माया की तरफ जाता है। श्री 420 का एक गाना है जिसमें दिल का हाल सुने दिलवाला, जिसमें उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। और वो कहती है, नरगिस वहां बैठी है फुटपाथ पर, वो कहती है वहीं से दूर से कहीं तू भी ये कह दे कभी मैंने दिल तुझको दिया। और विद्या के पास बेकरारी से आता हुआ राजू अपनी गाड़ी छोड़कर आता है और माया को छोड़कर विद्या के पास आता हुआ कहता है मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया।
ये है प्रेम की जीत की कहानी। आवारा में क्या होता, ये गाना गा सकते हैं? ये अभी आएगा। और इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगा, बहुत सुंदर बात उठा दी आपने। श्री 420 आप देखें तो जब विद्या और माया का टसल है, तो वो आखिर में जब हार जाती है और इसे लगता है कि ये बदनाम बस्तियों में जाने वाला है और अब ये बिगड़ गया है, 420 की जिंदगी में पड़ गया, तो वो उसका मेडल लाती है जो वो गिरवी रखाया था। तो कहती है, राजू ये लो तुम्हारा ईमान, जिसे तुम गिरवी रखाए थे, मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। माया कहती है कि ये तो सोने का मेडल है, 80 रुपए तोले में बिकता है। 1955 में 80 रुपया तोला रहा होगा सोना, क्योंकि उस समय की फिल्म है। तो वो यही डायलॉग कहती है कि ये तो 80 रुपए तोले में गली गली बिकता है। उस पे विद्या का जवाब है, जो बिकता है वो दरअसल ईमान नहीं होता। मुझे लगता है कि श्री 420 को इस अर्थ में पढ़ना चाहिए, श्री 420 के उस शुरुआती खुलने वाले दृश्य में देखना चाहिए, जब एक बटुआ गिरता है मोतीलाल का और वो दौड़ के जाता है, उनको देता है क्लब में कि साहब ये आपका बटुआ गिर गया था। वो उसे बिठाता है, चाय के लिए पूछता है, क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूं। इस क्लब में देख रहे हो लोगों को? कैमरा रिले शॉट में सबको दिखाता है, कोई पाइप पी रहा है, कोई सिगार पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई अपने कोट उतार रहा है, सब बड़े लोग, एलीट क्लास। तो बोलता है, जी। बोले, क्या समझे तुम? राजू कुछ समझता नहीं। वो कहता है, ये वो सारे लोग हैं जिन्हें किसी के बटुए सड़कों पे गिरे मिले थे, लेकिन इन्होंने उनके मालिकों को वापस नहीं किए। क्या बात है, ये है श्री 420। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख का जो कैबरे सॉन्ग है, जो क्लब सॉन्ग है, उसमें यही है कि माया आपको पीछे मुड़ के देखने के लिए सही निर्णय लेने का मौका नहीं देती, और जो जिंदगी है वो इस उहापोह में फंसा रहता है कि किस तरफ जाना है। ये आप दोनों ताल दिखाओगे? ये गाने का लय बदलती है, पहले दादरा में आता है, फिर कहरवा में आता है। दोनों दिखा दीजिए, दादरा और कहरवा दोनों। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। इसमें वॉल्स की भी ट्यून आ रही है, क्योंकि शंकर जयकिशन वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन से इतने प्रभावित थे, और शंकर जयकिशन को इस बात का गुमान था कि नौशाद अगर 80 पीस ऑर्केस्ट्रेशन में म्यूजिक कंपोज करते हैं तो मुझे 100 पीस बनाना है। और उसका रिकॉर्ड तोड़ते हैं बाद में आके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कि वो जब 150 पीस ऑर्केस्ट्रेशन में जाते हैं तो नौशाद उनसे पूछते हैं कि मियाँ दिमाग तो सही है, इतना इतना कैसे संभालोगे? तो कहते हैं, सर आपने बनाया था तो मुझे उससे आगे जाना है। आपको ब्लूज मिलेगा उनके यहाँ, आपको वॉल्स मिलेगा, आपको उनके यहाँ रशियन पपेट्री सॉन्ग मिलेगा, जिसका उदाहरण चोरी चोरी का, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। शुद्ध शास्त्रीयता मिलेगी। और मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, पता नहीं यूनुस भाई सहमत होंगे कि नहीं, शंकर और जयकिशन में जयकिशन ज्यादा सुरीली धुनें बनाते हैं। देखिए, जब संगीतकार जोड़ी होती है तो काम बांट लिया जाता है। शंकर और जयकिशन में जयकिशन निश्चित रूप से ज्यादा रोमांस और ज्यादा मिठास वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे। जयकिशन के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के इतने माहिर व्यक्ति थे कि वो एक सीन, उस जमाने में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे किया जाता था, फिल्म पर म्यूजिक छापा जाता था, यानी लाइव बजा के फिल्म पर जाएगा। सीन देखा और सीन देखने के बाद टाइमिंग दिमाग में छपती थी जयकिशन के, और नोटेशन लिखते थे
और जब सीन मूवी के साथ छापा जाता था तो ठक से जाके पूरा मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, नो रीटेक्स। ये कमाल था उस दौर के कलाकारों का। यहाँ एक चीज पर मैं गौर करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि वो बैकग्राउंड गाना- म्यूजिक में ये जरूर बोलिए हाँ, कि राज कपूर अकेले ऐसे पहले फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी पुरानी फिल्मों की प्रचलित धुनों को बैकग्राउंड में अपनी नई फिल्मों में यूज करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक से गाने गाने निकालते हैं। बॉबी में आपको आवारा की म्यूजिक मिल जाएगी, आपको धर्म करम में आपको सत्यम की म्यूजिक मिल जाएगी, संगम की म्यूजिक बहुत सारी बात की फिल्मों में आई है। ये जादू राज कपूर ने अपनी फिल्मों में पैदा किया। एक और कमाल की चीज ये है कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ और मुझे ये बहुत बात हैरत में डालती है कि प्यार हुआ इकरार हुआ, ये गाना राजू का गाना है। एक स्कूल की टीचर है, एक लड़का है जिसकी जिंदगी का कोई भविष्य नहीं है। गीतकार को ये ब्रीफ दिया गया होगा कि इन दोनों की जिंदगी की कोई दिशा तय नहीं है। ये समय के थपेड़ों के मारे दो किरदार जो सड़क के किनारे बैठे एक चाय बेचने वाले के पास जाते हैं और चाय पीते हैं, और ज्यादातर वक्त लड़के के पास चाय के पैसे देने लायक चिल्लर भी पैसे ही नहीं होते हैं और वो अपनी हीरोइन से चाय पी लेता है। अब जरा देखिए कि इस पूरी सिचुएशन पर शैलेंद्र क्या लिखते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, जो भी है आगे के अंतरे। लेकिन क्या हिंदी सिनेमा में आपको कोई ऐसी दूसरी मिसाल मिलती है जिसमें रोमांस को इतना दूरगामी बताया कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, ठीक है, और वहां क्या हम ना रहेंगे फिर भी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। इस फिल्म के परिदृश्य में इस फिलॉसफी की जरूरत, फिल्म को आप 4 बार देख लें 20 बार देख लें, वो नहीं थी। ये राज कपूर थे, ये राज कपूर का विचार था कि उन्होंने कविराज शैलेंद्र से इस तरह का गाना लिखवा लिया और अपने बच्चों पर उसको फिल्मा लिया। यूनुस भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और एक मेरा बहुत फेवरेट गाना जो मुझे राज कपूर का अल्टीमेट लव डुएट लगता है, उनकी फिल्म का नहीं है, पंकज गाएं, उसके पहले रोमांस को लेकर शैलेंद्र क्या हरकत करते हैं, कैसे इंडियननेस लाते हैं। एक स्टेंजा हम लोग बजा रहे हैं। जाने कब इन आँखों का शर्मा ना जाएगा, फिर से बजाइए एक बार शुरू में, मैं जो अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। ये लाइन सुनिए। शैलेंद्र जी की बेटी अमला शैलेंद्र, जिसे अमला मजूमदार शैलेंद्र से मुलाकात हुई पटना में, उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, बाबूजी से मैंने सवाल किया था, ये इस लाइन का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ कि अब दूंगी मैं कहते कहते करते करते कितने सावन बीत गए, इसका क्या मतलब, क्या करते करते। तो बोली कि बेटा हम लोगों को बचपन में माएँ कहती थी बहनों से, मेरी पत्नी को कहा गया था कि कम से कम 16 सोमवार कर लो तो तुम्हारे मन का पति मिल जाएगा। तो ये सावन करते करते, ये सावन का व्रत कर रही है हीरोइन, जो आपका निगाह नहीं जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ रिदम पैटर्न है जो बनाया गया है। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए, 16, 32, 64 हजार सावन बीत गए हैं, अभी आंखों का शर्माना नहीं गया है, तो व्रत भी फेल हो गया है। ये बात शैलेंद्र डालते हैं और राज कपूर उसको फिल्माते हैं। अब मेरा फेवरेट सॉन्ग पंकज गा रहे हैं। खो चले चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है।
सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। राज कपूर की फिल्मों का रोमांस के राजा राज कपूर, जब इस विषय पर बात करते हैं तो मुझे वो घटना याद आती है जब पहली बार नरगिस को अपनी फिल्म के लिए साइन करने के लिए राज कपूर जद्दन बाई के घर पर पहुंचे। राज कपूर एक बांके छोरे है ना, और कजरी आंखों वाले नौजवान, हरी आंखों वाले। जब वो जद्दन बाई के घर पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो नरगिस आटा गूंथ रही थी और वो आटे से सने हुए हाथ उन्होंने वैसे ही हाथ लिए, दरवाजा खोला और बालों पर ऐसे किया और यहां आटा लग गया। ये सीन संभवतः 1950 के आसपास का होगा, तकरीबन 1950 के आसपास ये घटना हुई होगी। और इस दृश्य को राज कपूर ने कभी जिंदगी में नहीं भुलाया। और बॉबी में डिंपल और ऋषि कपूर के मिलने का दृश्य जो है वो बाकायदा यही दृश्य है। राज कपूर की जो आजी थी, बड़े पिताजी की पत्नी, वो बहुत बड़बड़ करती थी, लड़ती थी। पूजा करते समय दुनिया भर का प्रपंच, दुनिया भर का हिसाब लेती थी। आरती कर रही होती थी और अगल बगल सब रसोई तक उनकी निगाह होती थी कि किसने तेल चुराया और किसने छौंका तेजी से लगाया और किसने क्या किया। उनको ये दृश्य उनके दिमाग में बसा हुआ था कि उनकी बड़ी मम्मी का क्या कैरेक्टर है। प्रेम रोग जब फिल्म शुरू होती है और जय जगदीश हरे गाती हुई सुषमा सेठ सबको लताड़ रही होती हैं, नाउन को भी डांट रही हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी को भी डांट रही हैं, कुलभूषण खरबंदा को भी डांट रही हैं, अपनी ननद अपनी देवरानी को भी तंज कर रही हैं कि देर से सो के उठती हूँ, अभी तक देवर बाहर नहीं गया। 3 मिनट के इस दृश्य में वो बता देते हैं कि प्रेम रोग में अब क्या गुल खिलने वाला है। वो उनकी बड़ी भाभी नहीं, बड़ी चाची जी हैं, जिसे आप ताई जी कहते हैं। ऐसे अनगिनत दृश्य हैं। आर्चीज कॉमिक्स में वेरोनिका को देखते हैं रेड 2 पीस बिकनी में, और वही बिकनी फिर वो पहनाई जाती है बॉबी में डिंपल कपाड़िया को। लता मंगेशकर की जब वो फिल्म देखते हैं 3 बत्ती 4 रास्ता, जिसमें कोकिला नाम है लता का, और एक संध्या का, और एक मराठी मानुस लड़की है जो हर तरह के भाषा के गीत गाती है, बदसूरत है लेकिन उसने पूरे मोहल्ले को और पूरे घर को जोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ गुजराती भी है, वहाँ पारसी भी है, वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। राज कपूर को ये मेटाफर लगता है, उनको लगता है कि ये तो दरअसल भारत का प्रदर्शन है 3 बत्ती 4 रास्ता, क्योंकि ये तो लता मंगेशकर हैं कि वो कम सुंदर हैं लेकिन पूरे देश को जोड़ के रखे हैं, और आवाज की सुंदरता चेहरे पे भारी पड़ती है। इससे उनके दिमाग में सत्यम शिवम सुंदरम का प्लॉट आता है, वो कहानी लिखी जाती है, लता जी को पेशकश होती है, लता जी इनकार करती हैं, इनकार करने पे झगड़ा होता है और वो ये कहती हैं, राज कपूर उनको मनाते हैं कि 3 बत्ती 4 रास्ता जब बन सकती है तो सत्यम क्यों नहीं बन सकती। तो लता जी कहती है 3 बत्ती 4 रास्ता भी मैंने नहीं बनाई, अगर किसी ने मुझ पे बना दी है मैं उसमें पार्ट नहीं हूँ, मैं इसका भी पार्ट नहीं रहूंगी। बहुत दिनों तक नाराज रहती हैं, बाद में ये बयान जारी करती हैं, राज कपूर से ज्यादा देर तक नाराज नहीं हुआ जा सकता। ये हैं लता मंगेशकर, ये हैं राज कपूर, ये है उनका तिलिस्म। और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ और आगे जाएं। एक बहुत बेहतरीन गाना ये गाने जा रहे हैं, ये ग्रुप सॉन्ग है राज कपूर के यहाँ, ग्रुप सॉन्ग बहुत आयत में है। हम भी हैं तुम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, जिस देश में गंगा बहती है, रमैया वस्ता भैया आपको वहां मिल जाएगा, मुड़ मुड़ के ना देख मिल जाएगा। ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी सुनने को मिलेगा, जिसमें
राज कपूर और नूतन बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी अदायगी प्रस्तुत करते हैं। नी बलिए रुत है बहार की, सुन चनवे रुत है बहार की। नी बलिए रुत है बहार की, सुन चनवे रुत है बहार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। नी बलिए रुत है बहार की, सुन चनवे रुत है बहार की। राज कपूर अपनी हीरोइंस को खूबसूरत दिखाना चाहते थे, मनमोहक दिखाना चाहते थे। कई बार ये आरोप भी लगते हैं, हम अब उस कच्ची सड़क पर जा रहे हैं जहां राज कपूर विवादित नजर आते हैं थोड़े से। यतीन्द्र भी यहाँ अपनी बात कहेंगे, पर आप ये देखिए कि एक ऐसा निर्देशक जो रुपहले पर्दे पर संबंधों की जटिलता की कहानियां अलग अलग तरीके से कहने आया है, लेकिन वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ता है। चाहे वो प्रेम रोग हो, चाहे वो श्री 420 हो, चाहे वो आवारा हो। जैसे आवारा में वो ये दिखाना चाहता है कि लाख ये लड़का गलत काम करता हो लेकिन ये प्यार भी करता है। यानी ये है कि समाज की वजह से गलत रास्ते पर चले गए नौजवान को भी एक हीरोइन मिलनी चाहिए। ये शायद पहली ऐसी फिल्म थी जहां इस तरह की बात बहुत ही रोमांस के ताने बाने में कही गई थी। आगे चलकर जब राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म आती है और राज कपूर पे तरह तरह के इल्जाम लगते हैं कि वो अपनी हीरोइनों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम में भी ये बात आती है। लेकिन दरअसल एक ऐसा निर्देशक जो रुपहले पर्दे पर एक नारी के सौंदर्य को दिखाना चाहता है, वो उसका अपना नजरिया है। और दूसरी एक चीज यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, और वो ये काम करता है कि जब राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई, और एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सारी पूंजी दांव पर लगा दी, और जब वो फिल्म नहीं चली तब उसने ये प्रण किया कि अब मैं मोटे तौर पर वो बनाऊंगा जो जमाना दिखाना चाहता है। और दो तीन दृश्य राज कपूर की फिल्मों के भुलाए नहीं जा सकते। संगम का एक दृश्य है कि जिस समय राजेंद्र कुमार अपनी शादी की बात लेके उनके मदर फादर आ रहे हैं, अचला सचदेव शरबत बना रही हैं और ऐसे सफेद साड़ी में वैजंती माला निगाहें कांच की तरफ झुकाए सुन रही है और वो उनको कुछ नसीहत दे रही हैं। आप देखिएगा सीन जाके। उसमें रूअफ़ज़ा घोलते हुए दिखाया है कि वो रूअफ़ज़ा डाल रही है और रूअफ़ज़ा के पीछे से गुलाबी होता हुआ चेहरा जिस तरह से फेड इन फेड आउट होता है वैजंती माला का, वो हिंदी सिनेमा के रोमांटिक दृश्यों में अद्भुत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट दृश्य है संगम का आपको एक दृश्य बता दिया। दोस्त दोस्त ना रहा कभी, दोस्त दोस्त ना रहा का दृश्य प्याले के अंदर से बताइए हाँ। प्याले के अंदर से वैजंती वाला नजर आती हैं और यहाँ राज कपूर अपने दिल की टूटन, उस किरदार के दिल की टूटन को दिखाना चाहते हैं। और तुम नहीं तो कौन था, तुम ही तो थी, है ना। वो सारा जो ताना बाना है, एक तो ये, और दूसरा मुझे जो बात जहां राज कपूर एक बहुत ही सुलझे हुए निर्देशक लगते हैं। संगम फिल्म में वो किरदार के तौर पर एक शक करने वाले व्यक्ति हैं, उस फिल्म के निर्देशक भी वो खुद हैं, लेकिन वहां हीरोइन क्या कह रही है, कुछ और नहीं, बस तन सौंप दिया मन सौंप दिया। उस गाने में कुछ और नहीं, इंसान है हम। वो कहती है कि हम सब अपनी गलतियों को भुला देते हैं और नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। जिंदगी शक के रास्तों पर नहीं, प्यार के रास्तों पर चली। और एक आखिरी दृश्य पर प्रेम रोग का कि जिस समय बड़े ठाकुर को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मेरी पोती को विधवा है, उसको पुनर्विवाह का हक है, लेकिन मैं उसको मान्यता नहीं दे सकता, और हमारे घर के पंडित के लड़के से प्यार करती है, तो वो उसको बुलाते हैं हवेली में, अंधेरा है, लाइट चली गई है, और वो कहते हैं छोटे ठाकुर हवेली में लाइट नहीं है। वो कहता है, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर कहते हैं, अच्छा है कि ये बात अंधेरे में हो। और जब वो कहता है कि तुम राधा को भगा के ले जाओ, वो कहता है मैं आपके घर से लेके जाऊंगा। मतलब डायलॉग का यही सीन है।
हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, आराम से बाद में बुलवाएंगे उनसे। अच्छा, जी जी। तो उस समय लाइट आती है, हाँ हाँ। और जिस समय लाइट आती है उस समय जो फेशियल जेस्चर शम्मी कपूर और ऋषि कपूर का दिखाया गया है, जो ऑप्टिमिज्म की ओर लौटता हुआ पूरा खेल है। राज कपूर को एक दार्शनिक चितेरे के रूप में भी देखना चाहिए, प्रेम में भी दर्शन की बात देखनी चाहिए। आवारा का वो सीन याद करिए जिस समय उसको सबसे ज्यादा भरोसा होता है नरगिस को, और देखती है कि उसका हीरो का हार चोरी हो गया बर्थडे में, और कुक्कू का डांस होता है, एक बेवफा से प्यार किया, हाय नजर को हमने चार किया, हाय हमने ये क्या किया, यही क्या किया। क्लाइमेक्स में आने से पहले जो एंटी क्लाइमेक्स की थीसिस राज कपूर रचते हैं, जो मानवीय संवेदना राज कपूर उकेरते हैं, मुझे लगता है कि 75-74 साल हो गए आवारा को बिल्कुल आए। बिल्कुल। इस 75 साल में वैसे उस डेप्थ की, उस सेंसिबिलिटी की फिल्में सोच पाना, उन्हें पोएटिक बना पाना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, यतीन्द्र अयोध्या से आते हैं, मैं बंबई से आता हूं, और हम दोनों कभी भी अपने सेशन को लेके आपस में कोई बात नहीं करते। यहाँ आने और बैठने तक कोई बात तय नहीं होती कि यहाँ इनकी बात खत्म होगी और यहाँ मेरी बात शुरू होगी। अभी अभी जब ये बोल रहे थे, मेरे दिमाग में दो फिल्मों को लेकर बहुत दिलचस्प चीज कौन थी। एक तो ये कि हम जिस देश में गंगा बहती है को याद करें, चारों तरफ कड़ियल, खूंखार, कत्ल करने वाले, लूटने वाले डाकू, और उनके बीच में एक लड़की जो बिना माँ की पली बड़ी है, जिसकी जिंदगी में ममता नहीं है, जिसकी जिंदगी में प्यार नहीं है, जिसकी जिंदगी में इंसानियत नहीं है। और एक व्यक्ति आता है, प्यार के गीत गाता हुआ आता है, और उस लड़की को उस डफली बजाने वाले और ब्लाउज बांधने व्यक्ति से प्यार हो जाता है। और उन तमाम गानों में उसके प्यार का बारीक इजहार भी आता है, और साथ में अपनी जान का भय भी आता है कि मैं जिस पूरे समुदाय से आती हूं, वहां इस प्यार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी फिल्म राज कपूर ने प्रोड्यूस की, उसका डायरेक्शन राज कपूर ने नहीं किया, जागते रहो। वहां एक महिला की तड़प, मोतीलाल और वो हीरोइन जिनका नाम मैं भूल चांद जाता हूं, उस्मानी, ठंडी ठंडी सावन की ठंडी फुहार, ठंडी सावन की प्याज देखिए, खिलकी कैसे खोली मत ये छोड़ो। व्यक्ति मेरे इशारों को समझता है। देखिए, राज कपूर अलग अलग कमरों में जा रहे हैं, पानी की तलाश में जा रहे हैं, और रात के अंधेरे में जिंदगी के अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं, और निर्देशक एक किरदार की दृष्टि से ये दिखा रहा है कि एक घर है जिसमें एक पति है जो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, और पत्नी प्यार की आस में ये गाना गाती है। बजवा दें क्या? ठंडी क्या ठंडी, पता वो अगर जब तक वो ढूंढेंगे ढूंढ तब तक आप लीजिएगा, अपनी तब बात तक कही। आप ठंडी हम ठंडी लोग सावन की ठंडी फुहार। ठंडी सावन की फुहार जरूर ढूंढ दीजिए। नहीं वो आराम जागते से, रहो हाँ। आएगा। हम लोग प्रेम का एक गीत लेकर के आए हैं, मतलब ये बहुत मुझे पसंद है। हालांकि ये दो गीतों का शुरुआती मामला है, इसके बाद बहुत मशहूर गीत होता है उस फिल्म में, ये गाइए। हाँ। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 मेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 मेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, गोवन इंटरल्यूड्स प्रील्यूड्स बज रहे हैं, एंथोनी गोंजाल्वेस का पूरा अरेंजमेंट है इस गाने में। और ये गाना जैसे खत्म होता है तुरंत शुरू हो जाता है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ये गाना हम लोग इसलिए सुनाना चाहते हैं कि जागते रहो में इस एक गाने के माध्यम से टूटते हुए परिवार की, पति पत्नी के रिश्ते जो रुइन होते हैं, आज ही नहीं हो रहे हैं, वो जागते रहो के जमाने से होने लगे थे। तब पर्दा डाला जाता था, अब कोर्ट तक चला जाता है मामला। तो वो सुनिए कि उसमें क्या दिखाया है, और जिसमें वो एक लाइन आती है, आवे धोखे से पगली बयार, पिया आज बाती जली मत छोड़ो, ठंडी ठंडी सावन की फुहार। ये
बहुत सांकेतिक गाना है, कविराज शैलेंद्र के बोल हैं इस गाने में, और एक नारी फरमाइशी कवाली तड़प नहीं है हो रही है कि अभी उसका अभी हम लोग को पति बोलने दीजिए। उससे हाँ, दूर जा रहा है और वो उसे करीब बुला रही है। बजाइए इस गाने को। बजाइए इसे। ये कोई तैयारी नहीं थी, ये इम्प्रॉम्प्टू याद आ गया कि ये गाना बहुत शानदार है। साउंड करो। नहीं, साउंड तेज कर दीजिए, फुल कर दीजिए। आशा भोसले की आवाज। ठंडी ठंडी सावन की फुहार पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो आवे झोंके से पगले बया पिया आज बातें जली मत छोड़ो ठंडी ठंडी सावन की फुहार। आप म्यूजिक अरेंजमेंट देख लीजिए। दिए की ज्योति अखियों में ला बाकी आप YouTube पे सुनना। ये जो गाना है, अब यहाँ इस फिल्म का जिक्र जानबूझ के हमने इसलिए किया कि ये राज कपूर निर्देशित फिल्म नहीं है, बल्कि राज कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया और शंभू मित्रा ने ये फिल्म और सलील चौधरी का म्यूजिक है ये। तो बेमिसाल कहानियों को अपने सिनेमा के जरिए प्रदर्शित आपको करने जरा वाले। मैं 2 मिनट चुप करा रहा हूँ, नहीं तो अगला प्रोग्राम नहीं कराएंगे लोग। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बताइए। माइक दें आपको। अभी सवाल जवाब शुरू कर दियो। इस पर आप लोग का पक्ष जानना चाहता हूँ। मृत्यु से पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में जब सिम्मी गरेवाल के साथ बैठते हैं राज कपूर, तो उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में एक लाइन कहा है, माई वाइफ कैन नॉट बी माई हीरोइन एंड माई हीरोइन कैन नॉट बी माई वाइफ। ठीक है। और फिर हम जब सत्यम शिवम में देखते हैं तो एक गाना आता है, वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। इतनी चीजों को आप लोग जोड़ रहे हैं, सोमवार तक जोड़ रहे हैं चीजों को, सावन के सोमवार को भी ऐड किए हैं। क्या इसमें कहीं राज कपूर का कैरेक्टर दिख रहा है हमें वाइफ और प्रेमिका के बीच में? अभी बताते हैं। एक बात बताइए कि आप राज कपूर से देवता होने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अपने चारों तरफ हम देखें, प्रशांत जी, उन्होंने एक बात कह दी है, उन्हीं की बात को मान लेते हैं, क्योंकि अब तो है नहीं कि अपनी तरफ से कोई हलफनामा पेश करने आएंगे। उन्होंने ये कहा कि नरगिस मेरी फिल्मों की माँ है और कृष्णा मेरे बच्चों की माँ है। ये बहुत मशहूर उक्ति है, बहुत मशहूर उक्ति है और ये बहुत ही साफ तौर पर स्थापित बात है। तो मुझे लगता है कि और में जवाब ले लीजिए आप। हाँ, नहीं, और हम अपने चारों तरफ भी देख लेना तो ये चीजें नजर आती हैं। हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब तक कोई गाना पकड़ते हैं अपने मन का। ये गाना ये गाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि संगम राज कपूर का किस तरह से 30-40 साल पुराना सपना थी और कैसे वो फिल्म बनी और क्यों वो उसको बनाना चाहते थे। संगम का जिक्र किया आपने, तो संगम का एक बहुत ही प्यारा सा है और ये मेरी पसंद है, आप सबकी पसंद है, यकीनन आप भी बहुत पसंद करते होंगे। मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर
एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, भगवान से भी वो आस नहीं। जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान है हम। एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। शंकर जयकिशन का प्रिय राग शिवरंजनी, जिसमें जाने कहाँ गए वो दिन, और ढेरों गाने बनाए उन्होंने। लता जी का बहुत ही सुंदर म्यार है ये, बाकी इस पे बात हो चुकी है। फिल्म आह बन रही थी और इंदिराज आनंद ने उसकी कहानी लिखी थी। इंदिराज आनंद यानी तीनों आनंद के पिताजी। शूटिंग के दौरान उन्होंने राज कपूर को अपनी एक ताजा सोची हुई कहानी सुनाई, जिसका शीर्षक था घरौंदा। राज कपूर ने कहा कि मैं फौरन इस फिल्म को बनाना चाहूंगा, लेकिन इस फिल्म के लिए 2 हीरो और 1 हीरोइन की जरूरत थी। राज कपूर दिलीप कुमार के पास गए और दिलीप कुमार से उन्होंने कहा कि प्रेम त्रिकोण की ये कहानी मैं फौरन बनाना चाहता हूं। और लाले इसलिए क्योंकि पेशावर में दोनों परिवार पड़ोसी थे और पृथ्वीराज कपूर और दिलीप साहब के फादर दोनों दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि लाले तू मेरी फिल्म में काम कर ले। दोस्ती नहीं टूटी, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया था। दिलीप कुमार ने एक शर्त रखी कि संगम फिल्म में मैं काम जरूर करूंगा लाले, लेकिन फिल्म की एडिटिंग मैं करूंगा। राज कपूर को अपनी फिल्म में किसी और की एडिटिंग पसंद नहीं थी, तो दिलीप साहब के साथ संगम नहीं बनी। उसके बाद देव आनंद के पास राज कपूर गए तो देव आनंद ने कहा मेरे पास डेट्स की समस्या है, इतनी सारी तारीखें अभी खाली नहीं है। ये फिल्म घूमते घूमते बहुत सारे लोगों के पास गई, यहां तक कि बंगाल में उत्तम कुमार के पास गई। उन्होंने भी इसको काम करने से इनकार कर दिया और बाद में राजेंद्र कुमार के साथ ये फिल्म बनाई गई। और मेरा ख्याल है 35 से 40 बरस बाद राज कपूर का ये सपना पूरा होता है अपनी फिल्म बनाने का। और इस फिल्म के लिए वैजयंतीमाला को साइन करना चाहते थे। वैजयंतीमाला मद्रास में थी, उन्होंने कभी बंबई में अपना घर नहीं बनाया। वो आती थी, शूट करती थी और चली जाती थी। साथ में उनकी मम्मी या दादी आया करती थी। राज कपूर बार बार वैजयंतीमाला को फोन लगाते थे और पूछते थे कि भाई गोपाल और राधा की इस फिल्म में तुम काम करोगी, हीरो हीरोइन के नाम गोपाल और राधा है। वैजयंतीमाला कोई जवाब नहीं देती थी, कोई जवाब ही नहीं देती थी। एक दिन राज कपूर ने बहुत तंग आकर टेलीग्राम किया, ये मेरा माइक, टेलीग्राम किया। उस टेलीग्राम में लिखा था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। राधा हीरोइन है और संगम फिल्म है। राज कपूर ने ये लाइन अपने आप सोची, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और वैजयंतीमाला का मद्रास से बंबई टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था होगा जरूर होगा। शैलेंद्र राज कपूर के ऑफिस में बैठे हुए थे जब ये टेलीग्राम आया, तो शैलेंद्र ने पूछा कि आपने क्या लिखा था। तो राज कपूर ने कहा कि मैंने लिखा था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और शैलेंद्र ने इस घटना को गाने में बदल दिया, और कितने खूबसूरत गाने में बदल दिया। गा दो भाई। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। भाई एक और दिलचस्प घटना
आपको बताते हैं कि शादी की उम्र थी, राज कपूर को रीवा भेजा गया। प्रेमनाथ और राज कपूर दोस्त थे, तो प्रेमनाथ के घर शादी थी उनकी बहन की। राज कपूर रीवा आए, तो जब राज कपूर बंबई से जा रहे थे जबलपुर की तरफ, तो उनकी माँ और पिता ने कहा कि वहां एक लड़की है कृष्णा, एक नजर डाल लेना तुम उस पर और देख लेना कि वो तुमको कैसी लगती है। शादी में राज कपूर गए, शादी का घर था। उन्होंने देखा कि एक कमरे से सितार बजाने की आवाज आ रही है। राज कपूर उस कमरे की तरफ खींचे चले गए और उन्होंने देखा कि कृष्णा सितार बजा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तबला बजाऊं। राज कपूर ने थोड़ी देर सितार बजाती हुई उस लड़की के साथ तबले पर संगत की और बाद में सारी जिंदगी के लिए कृष्णा राज कपूर की हमसफर बन गई। रोमांस के राजा की ये कहानी भी इस सेशन के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए भी कि कृष्णा राज कपूर का एक बहुत जरूरी स्तंभ थी। हम ये तमाम कहानियां सुनते हैं, नरगिस वाली कहानी, राज कपूर का दिल टूटने वाली कहानी, राज कॉटेज जो राज आरके स्टूडियोज के अंदर था, जहां फिल्म की कहानी, सिटिंग्स, गाने बनते थे, वहां बैठे रहने, रात रात भर शराब पीने की कहानी, तमाम चीजों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कहीं हम ये नहीं सुनते कि कृष्णा ने एक बार भी ये सोचा हो कि वो राज कपूर को छोड़कर चली जाएंगी। एक गाना जिसको मतलब जिसके लिए मुझे लगा कि उसको ओरिजिनल ट्रैक में ही एक लाइन, 2-4 लाइन सुनानी चाहिए। उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लता जी बिल्कुल खुश नहीं थी, नाराज थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने उनको मनाया, कहा अगर तुम नहीं गाओगी तो गाना नहीं होगा, अगर ये गाना नहीं होगा तो फिल्म नहीं होगी। राज कपूर की पहली ये स्टाइल थी कि वो सारे गाने रिकॉर्ड करके ही फिल्म शुरू करते थे, बाकी लोगों के गाने आगे पीछे होते रहते थे। राज कपूर का फिल्म का शुरुआत का मतलब है गाने की रिकॉर्डिंग। हिना के लिए भी वो सारे गाने रिकॉर्ड करके गए थे और उनकी डेथ हो गई, बाद में फिल्म बनी। 5 मिनट में हम लोग बक कर लें, फिर आप समाप्त करिएगा। ये शायद अंतिम सत्र है, तो मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ। पंडित नरेंद्र शर्मा के अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, राग दरबारी की उठान, और पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वायलिन नहीं वायला का इस्तेमाल किया। वायला बड़ा वायलिन होता है और 1-2 वायला नहीं बजाए गए, इसमें 50 वायला बजाए गए। सेक्सोफोन बजा इसमें। वन ऑफ द मोस्ट फुलफिल इंटरल्यूड, जटिल गाना, एक जटिल गाना जिसमें रिदम पैटर्न को बरकरार रखने के लिए मीटर ऊपर नीचे किया जाता है, दरबारी का सुर नहीं बदला जाता, वायलिन हटा के वायला बजाया जाता है, नरेंद्र शर्मा की जिद पे गाना गाया जाता है, और भारत के महान गीतों में, प्रार्थना गीतों में इसका शुमार है। सुनाइए। ये वायला के सुर हैं। छोटे मतलब जैसे छोटी सारंगी और बड़ी सारंगी, छोटा वायलिन बड़ा वायलिन, इसमें डफ बजती है, इसमें झांझ बजती है, इतनी चीजें इसमें बजाई गई हैं। हर लाइन को जब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं तो लगता है कि ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, और बेस में पियानो बजता है। में अभी तार सप्तक पे आवाज जाएगी। ईश्वर सत्य है, ये बड़ा घंटा बजा बंगाल का। सत्य ही ये लता जी ने बताया कि कैसे कैसे वाद्य लाए गए थे इस गाने को बनाने के लिए। तांग, शिव ही सुंदर है, बीड़ का काम देखिए आप। कर देखो जीवन जोत में मुर्गी देखिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
गाने का कल्चर है, इसलिए मैंने कहा आपको कि आप सुने। और राज कपूर के यहाँ ट्रेडिशनल भारतीय गाना पाश्चात्य वाद्यों के साथ इंडियननेस का गाना, आपको लगेगा सारंगी बज रही है, हारमोनियम बज रही, बज रहा है वायला। अब हम लोग अपना झोला डंडा बटोरे, अब आप कुछ फाइनल वो करिए, फिर इनसे मेटले गवाएं। देखिए, राज कपूर के बारे में बात करें तो सारी रात कम पड़ जाए, लेकिन हम रोमांस वाले पक्ष पर ही लगातार बात करते चले आ रहे हैं। अब देखिए कि वो एक इंसान जो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, ऐसे इंसान का ख्वाब देखते रहना और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है। और राज कपूर छोटे मोटे ख्वाब नहीं देखते थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उन्हें सरहद के इस पार और उस पार की प्रेम कहानी बनानी है, और उन्होंने रुपहले पर्दे पर एक खूबसूरत सरहद के इस पार और उस पार तक चलने वाली प्रेम कहानी के बारे में सोचा, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास के पास ही उस कहानी का बीज था। और वो कहानी वो पूरी नहीं कर पाए। वो फिल्म हीना है, बहुत खूबसूरत थॉट पर बनी फिल्म, चूंकि राज कपूर ने उसको अधूरा छोड़ दिया था। आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं वीर ज़ारा जैसी फिल्म भी इस तरह की फिल्म से प्रेरणा लेके फलती फूलती है और आगे बढ़ती है। लेकिन बंटवारे के बाद 1948-49 में कामयाब हुआ एक निर्देशक सरहद की दीवार को स्वीकार नहीं करता है, और बहुत बाद में जीवन के अंतिम दौर में एक फिल्म बनाता है जो ये कहना चाहती है कि मोहब्बतें जो हैं वो सरहदों को नहीं मानती। जावेद साहब ने बहुत बाद में पंछी नदी या पवन के झोंके लिखा, राज कपूर ने तो इस मुद्दे पर पूरी की पूरी फिल्म जाने वाले गाना बहुत सुंदर है। ये मेडले या हम लोग आ गए हैं 90s तक, एक इसमें 60s का गाना भी जुड़ा हुआ है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। ला 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 ला, ला ला ला। अनहोनी पग में काटे नाक बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा तो बहती है बहती रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। ला 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 ला, ला 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 ला। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में गूंजे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तुम अगर मुझको
न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने निभाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने के बगैर राज कपूर पूरे नहीं लगते। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये दरअसल राज कपूर के रोमांस की चाबी खो चुकी है और वैसा रोमांस बनने वाला नहीं है। राज कपूर को समझने के लिए ढेरों राज कपूर के पास जाना पड़ेगा। एक राज कपूर जो बिकनी में बालू पे घसीटते हुए नरगिस को अपने पास लाता है। एक राज कपूर जिसके कॉटेज में नरगिस, पद्मिनी और वैजंती माला की तस्वीरें उनके म्यूज प्रेरणा की तरफ लगी रहती हैं। एक राज कपूर वो भी है जो अपने परिवार में सबको एक रखता है कि अगर एक गजरा या एक कोई मिठाई का मटका रात में खरीदता है अब कृष्णा राज कपूर के लिए, तो 2 सेट और खरीदे जाते हैं और ड्राइवर रात में बहू जी के पास पहुंचता है, शम्मी कपूर के घर और शशि कपूर के घर, कि राज साहब ने आपके लिए भिजवाया है। राज कपूर ने कभी एक सामान नहीं खरीदा, जब खरीदा तो अपने दोनों भाइयों की पत्नियों के लिए खरीदा। भले वो मिठाई सड़ जाए लेकिन वो 3 घंटे बाद वो पहुंचाई जाएगी, राज कपूर का आदेश होता था। राज कपूर वो हैं जो सितारा देवी के साथ भांग पी के झूमते हैं और होली का रंग बिखेरते हैं। राज कपूर वो हैं जो लता मंगेशकर से झगड़ा करते हैं और वो उनके मेरा नाम जोकर में नहीं गाती, और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो एक मीटिंग बैठती है आर के बैनर की, तो वो सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और कहते हैं इस फिल्म में फिल्म की आत्मा नहीं थी इसलिए फिल्म फ्लॉप हुई। और फिर लता मंगेशकर की दोबारा आमद होती है और बॉबी से राज कपूर का सितारा बुलंद होता है। राज कपूर टुकड़ों टुकड़ों में इतनी जिंदगानी है। राज कपूर वो भी हैं कि जब नरगिस की डेथ होती है तो इस बात से बेहद आहत हैं कि वो एक हिंदू की पत्नी है, तो उनको जलाया क्यों नहीं जा रहा, सुनील दत्त उनकी मर्जी से उनको दफना क्यों रहे हैं, और वो नरगिस के प्रति अपार श्रद्धा दिखाते हुए शव यात्रा में सबसे आगे चलते हैं। राज कपूर वो हैं जो अपने जाने से पहले चिट्ठिए दर्द फिराक वालिए रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसकी रील आप देखते होंगे, गुनगुनाते होंगे। और राज कपूर को याद था कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा। आज उनके बाद की पीढ़ी भी जा चुकी है, उसमें से काफी सदस्य जा चुके हैं। रीमा कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, तीनों बच्चे हाथ में बरसाती पहने हुए जा रहे हैं
और कृष्णा कपूर नहीं, नरगिस दिखाती हैं कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे, रह जाएंगी निशानियां। निशानी वो राज कपूर की है, लेकिन वो कला की निशानी नरगिस के रूप में छोड़ते हैं, अपने बच्चों के रूप में कृष्णा कपूर की थाती छोड़ते हैं, और आज हमारे बीच एक ऐसा रोमान का चेहरा छोड़ते हैं जिसकी चाबी खो गई है। जब तक किसी से अपने प्यार का इजहार करने की तमन्ना मन में मचले और बात दिल में रह जाए, व्हाट्सएप से भी ना पहुंचाई जाए, जब तक रुपहले पर्दे पर एक लड़के और एक लड़की की प्रेम कहानी दिखाई जाती रहेगी, जब तक रुपहले पर्दे पर किसी नौजवान को किसी विधवा से प्यार होता रहेगा, जब तक रुपहले पर्दे पर किसी बच्चे को अपनी टीचर से प्यार होता रहेगा, जब तक रुपहले पर्दे पर हाथों में आटा लगाए हीरोइन बाल ऐसे करके दरवाजा खोलेगी और हीरो उसे चमकती हुई आंखों से देखेगा, जब तक रुपहले पर्दे पर प्यार के नगमे होंगे, तब तक रोमांस का राजा कहीं मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो राज कपूर है, रोमांस का राजा। यकीन जी, आपने इतना सब राज कपूर के बारे में बताया। एक ट्रेजेडी किंग है, एक ही मैन है, एक एंग्री यंग मैन है हमारे यहाँ। राज कपूर एक ऐसे हैं जो अभी इतने रंग आपने बताए, जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और जो जिनकी आरके स्टूडियो में शंकर जयकिशन और शैलेंद्र और इन सब के साथ में एक संगीत की बैठकी होती है, तमाम गानों की वो मुखड़े लिखते हैं। और उनकी जो प्रेम रोग है वो तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए, खास करके नंदा के डायलॉग, ये आप माने। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि ना एक्टर, ना प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, ना हीरो, लेकिन क्या अब तक हिंदी फिल्मों के अब तक जो फिल्में बनी, हम राज कपूर को ग्रेटेस्ट फिल्म पर्सनैलिटी मान सकते हैं? सर, ये मेरा बहुत पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा। मैं इस लायक नहीं समझता अपने को कि मैं इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग में जाऊं, लेकिन एज ए फिल्म कॉन्नोसर, एज ए फिल्म क्रिटिक, एज ए सिनेमा का शहदाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जरूर मानूंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छा। यूनुस साहब, आप यही कहेंगे या कुछ और? नहीं, बिल्कुल यतीन्द्र जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और मैं समझता हूं कि रेंज ऑफ फिल्म्स देखेंगे और उसके हिसाब से अपने समय को साथ लेकर चलने वाली कहानियों को देखेंगे, तो मैं मानता हूं कि अगर हम केवल श्री 420 भी देखें ना, तो राज कपूर बहुत सारे निर्देशकों पर भारी और हिंदी सिनेमा का इतिहास का एक सबसे बड़ा सितारा तो कहलाएगा, सबसे बड़ा डायरेक्टर कहलाएगा। मुझे लगता है कि हम सबको एक बार खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए इतने शानदार सत्र के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश